हेलो बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज की अपनी इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसका नाम होने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बच्चों, आज बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, 1986 के बारे में भी बात करेंगे एंड 2019 के बारे में भी बात करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की किताबों में 1986 के बारे में दिया रहता है, बट क्योंकि अब अपडेटेड वर्जन भी आ गया है एक्ट का, तो उसके बारे में भी आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। क्लास चल रही है बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, सीरीज चल रही है आपकी वन शॉट, और ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक बात और, पेपर नजदीक आते जा रहे हैं, सीयूटी 2023 नजदीक आता जा रहा है और आपको बिल्कुल लग के मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे वन शॉट्स आपके लिए इसीलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, कोई भी सिलेबस का पॉइंट ऐसा ना बचे जो आपका छूट जाए या आपका बाकी रह जाए पेपर में जाने से पहले। आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे तो एमसीक्यू भी बिल्कुल ज्यादा एक्यूरेट आप टिक कर पाओगे। ठीक है ना? तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं एक छोटे से कोट के साथ। कोट में लिखा हुआ द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। बेटा देखो, आज आप बोर्ड का पेपर देके निकले हो, आज आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अभी बोर्ड आपका खत्म हुआ, स्कूलिंग 14 साल की स्कूलिंग, 14 साल का वनवास आपका खत्म हुआ। ठीक है, और भाई मतलब आपका नर्सरी में एडमिशन हुआ होगा, 12वीं तक आप पढ़ रहे होगे, तो लगभग 14-15 साल आपने स्कूल में गुजारे होंगे। अब वो वनवास खत्म होने का समय है। अब आपको नया प्रवेश द्वार, नए द्वार में प्रवेश करना है, नई दुनिया में प्रवेश करना है, और उस द्वार का नाम है सीयूटी के द्वारा आप उस द्वार में एंटर करेंगे, जो कि होगा उस आपके कॉलेज, आपके ड्रीम कॉलेज, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी का द्वार होने वाला है। तो बेटा देखो, लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, लेकिन आप जो आज मेहनत कर रहे हो, जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, है ना, तब भी नहीं, पढ़ने के बाद जब आप 3-4 साल वहां पे रह के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, और आप अच्छी खासी जॉब कर रहे होगे, बेटा वहां पे आप ये सोचोगे कि हाँ यार, मैंने सही किया और मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की। ठीक है, मैंने उस समय पढ़ाई की थी, आज मेरा करियर बन गया। तो बेटा फ्यूचर आपका डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हो, व्हाट यू डू टुडे। आप आज कितनी मेहनत कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है, इसका फर्क पड़ेगा आपके फ्यूचर पे। ठीक है, कि आपकी आज की मेहनत कल के फ्यूचर की मेहनत को बचाएगी। कल का आपका जो आराम है, पूरी जिंदगी में आप कंफर्ट जोन में रहोगे, बस आज आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना है। तो अब डिसीजन आपका है कि जिंदगी भर कंफर्ट जोन में रहना है या अभी कंफर्ट जोन में रहना है। ठीक है ना बेटा, अगर अभी आप कंफर्ट जोन छोड़ देते हो तो जिंदगी भर कंफर्ट जोन में रहोगे, और अगर अभी आप कंफर्ट जोन में रहते हो तो पूरी जिंदगी आप अनकंफर्ट जोन में रहोगे। ठीक है, तो बेटा बेहतर यही है कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से अंजाम दीजिए, सीयूटी का पेपर जाइए, दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, और इसी के साथ फिर एक अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे अपने ड्रीम कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए। उससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान तो हो ही जाएगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई कॉलेज में जाने के बाद बच्चों को थोड़ी और दुनिया दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, और उससे क्या होगा, उससे आपकी लाइफ थोड़ी बहुत तो ईजी होगी ही होगी। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रिफर्स टू नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेटा बात हो रही है कि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि उनके ग्रीवियांसेस को, उनकी दिक्कतों को दूर करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ही काम है ना? और वो एक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है भाई? वो सिर्फ एक सिंपल सा कानून है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बड़ा कंसेप्ट है। उस बड़े कंसेप्ट में कहा जा रहा है कि भाई कंज्यूमर बोले तो ग्राहक को आपको अवेयर करना है, ग्राहक को आपको एडुकेट करना है, ताकि ग्राहक के साथ कुछ भी गलत चीज ना हो, उसका नुकसान ना हो, उसको बैड क्वालिटी प्रोडक्ट ना डिलीवर किए जाएं, वो अवेयर रहे अपने राइट्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में, और तरह तरह के उन कानूनों के बारे में जो उसके बेनिफिट के लिए बनाए गए। तो ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस सिर्फ कंज्यूमर तक नहीं सीमित नहीं है भाई, बिजनेसमैन को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स मिलते हैं। सर क्या बेनिफिट मिलते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? बिजनेसमैन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स क्यों मिलेंगे बेटा? ठीक है, इस वजह से मिलेंगे क्योंकि अगर हमारा जो कंज्यूमर है, अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बिजनेस को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इज इंश्योर्ड। बेटा देखो,
कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, कस्टमर के साथ कोई गलत हरकत नहीं होगी, आपके फर्म का, आपकी कंपनी का नाम बनेगा, आपके फर्म की गुडविल बढ़ेगी, बनेगी, ठीक है। तो बेटा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट किसी भी बिजनेस का तभी एश्योर हो सकता है जब उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो। जैसे कि डोमिनोज, अब डोमिनोज पिज्जा बनाता है और पिज्जा में उसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। क्यों? क्योंकि डोमिनोज ने कभी मतलब बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं जो है डिलीवर किया होगा, ठीक है, या कभी किया होगा तो 1 लाख में कोई एक केस ऐसा हो गया होगा जहां पे उनके पिज्जा अच्छा ना मतलब ना लगे हो। लेकिन अधिकतर लोगों को जिनसे मैंने बात की है तो डोमिनोज और पिज्जा हट में मैंने ये देखा है कि लोगों को डोमिनोज के पिज्जा ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपटीशन है, वो आपका कब हो पाएगा बेटा? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का भी जो है एश्योर होगा जब आपका कंज्यूमर अंदर से सेटिस्फाइड होगा, वो अंदर से खुश होगा कि हाँ यार मैंने आज 500 रुपए का डोमिनोज का पिज्जा खाया, चीज बस पिज्जा खाया और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज सो दे नीड टू सेफगार्ड कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। बेटा देखो, आपका बिजनेस एक्चुअली में है कहां? इंडिया में है। इंडिया एक देश है, भारत एक देश है। भारत में भारत के लोगों को आप सर्व कर रहे हो, भारत की जमीन पे ही आपका बिजनेस खड़ा हुआ है, भारत के लोग ही आपके यहां काम कर रहे हैं, भारत का जो समाज है वो आपका भी समाज है। कहने का मतलब है कि बिजनेस बेटा किसके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है? अगर एक कंपनी है जो शर्ट बनाती है तो कॉटन कहां से आ रहा है बेटा? इसी धरती से तो निकल रहा है कॉटन। भाई कॉटन की फार्मिंग होती है ना। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो लकड़ी कहां से आ रही है? भाई इसी देश से आ रही है ना लकड़ी, और लकड़ी पे कोई टैक्स तो है नहीं। लकड़ी तो जाओ पेड़ काटो मिल जाएगी, या बहुत ज्यादा तो मार्केट से खरीद लो। कहने का मतलब मेरा यह है कि भाई सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके आपका बिजनेस चल रहा है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो सोसाइटी के रिसोर्सेज को बिना यूज किए चल रहा हो, चाहे वो रिसोर्सेज लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो। आगे देखिए, तो भाई इसमें ये बताया जा रहा है कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, कि वहां के कस्टम्स का ध्यान रखे, बिलीफ्स का ध्यान रखे, पॉल्यूशन ना फैलाए, ठीक है। अब भैया ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा फैक्ट्री चला रहे हो जिसपे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आपकी नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सारी पॉल्यूशन आपको करने से बचना है। दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगला देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। बेटा देखो, कंज्यूमर्स को आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देने हैं। कंज्यूमर्स को आपको फेयर प्राइसेस चार्ज करने हैं, गलत तरीके से पैसा उनसे नहीं निकलवाना है, ठीक है। तो ये है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, सही और गलत में फर्क, ठीक है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कहती है कि कंज्यूमर्स और उनके इंटरेस्ट ग्रुप को, कंज्यूमर को एक इंटरेस्ट ग्रुप की तरह लिया जाए कि हाँ भाई कंज्यूमर्स भी कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं। आगे देखते हैं, इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। बेटा कंज्यूमर के इंटरेस्ट के, कंज्यूमर के हितों का पूरा ख्याल रखना, पूरी उनके हितों का सम्मान करना किसका काम है? भाई बिजनेस का काम है, बिजनेसमैन का काम है, और ये उनका मॉरल ऑब्लिगेशन है। मॉरलिटी समझते हैं ना, सही गलत के बीच में ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है ये हमको पता है। आगे देखिए, टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। बेटा अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होगा तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो उसमें इंटरफेयर करेंगी। सर कोई एग्जांपल है क्या आपके पास? बेटा बिल्कुल, मेरे पास एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल बहुत बेहतरीन एग्जांपल है बेटा, मैगी, ठीक है। आप सभी लोगों ने मैगी कभी ना कभी तो खाई होगी। मैगी में 2016-17 की बात है, शायद 17-18 की बात है। मैगी के जो वो आता है, उनका पैकेट आता है मसाला ए मैजिक, है ना। तो मसाला ए मैजिक में लीड की मात्रा, लीड का कंटेंट ज्यादा पाया गया जब उसको फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चेक किया, और जिसकी वजह से मैगी 1-2 साल तक बैन भी रही है, शायद 1 साल तक बैन रही है। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो अदर कंपनियां थी, जैसे टॉप रेमन, जैसे यिप्पी, जैसे पतंजलि के आटा नूडल्स, तो बेटा वो इस मार्केट में आ गए, इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में आ गए, और मैगी का जो मार्केट शेयर है वो कम हो गया। अब आप पूछेंगे नहीं सर, मार्केट शेयर तो मैगी का अभी भी उतना ही बना हुआ है। बेटा मैगी के लोग भी, जो मैगी के जो फाउंडर्स हैं, मैगी के जो मालिक है उस कंपनी के, नेस्ले के, ठीक है, उन्होंने भी बहुत दिमाग लगाया, और जैसे ही उनकी कंपनी में उनकी कंपनी ने लीड की मात्रा मसाला ए मैजिक में कम की, वो उनकी वापस मार्केट में एंट्री हुई, और मार्केट में एंट्री करने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा लार्ज एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया कि 2 मिनट में मैगी बनाएं, 2 मिनट में मैगी बनाएं, मॉम्स मसाला मैजिक, ये वो, ठीक है। मतलब लोगों को इमोशनल कर दिया बिल्कुल, कि एक माँ अपने बेटे को मैगी खिला रही है, ठीक है। तो उसको देख के लोग इमोशनल होते हैं, एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो सब किया गया। खैर, ये तो पता लगा हमको कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज इंटरफेयर बिजनेस में करती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में गवर्नमेंट अथॉरिटीज का इंटरफेरेंस ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा।
आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल कंज्यूमर इग्नोर बहुत करने लगा है, कंज्यूमर के पास टाइम नहीं है। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि सर कंज्यूमर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बेटा कस्टमर अलग होता है और कंज्यूमर अलग होता है। ठीक है, कंज्यूमर इग्नोर बहुत करने लगा है आजकल, जाएगा उसके पास टाइम नहीं है, उसने ऑनलाइन मंगा लिया, पीछे पलट के देखा ही नहीं कि क्या एक्सपायरी है, क्या एमआरपी है, क्या बैच नंबर है, कुछ नहीं, बस सीधे उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया। आजकल आपने देखा होगा दवाइयां भी ऑनलाइन ऑर्डर होने लगी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे देखिए, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स नीड अ मैकेनिज्म टू यूनाइट देमसेल्फ। बेटा हमारे जो देश के कंज्यूमर्स है ना, वो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। अब मैगी खाने से किसी को नुकसान हुआ तो कोई हैदराबाद में था, कोई लखनऊ में था, कोई दिल्ली में था, कोई बैंगलोर में था, उससे क्या हुआ कि कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज थे। लेकिन जब कंप्लेंट्स बढ़ती गई, जब कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज होते गए तो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बीच में आना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। तो बेटा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं, इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। एंड वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आई होप कि आपने सबने नायक मूवी देखी होगी। नायक में अनिल कपूर की मूवी है अमरीश पुरी के साथ। तो अमरीश पुरी उनको ऑफर देते हैं कि तुम्हें एक दिन का सीएम बना देंगे। जब वो एक दिन का सीएम बन के जाते हैं तो राशन शॉप में जाते हैं, राशन शॉप जो गवर्नमेंट की चलती है ना, राशन कार्ड पे जो गेहूं, चावल, चने, चीनी, ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो बेटा वहां पे जाता है और देखता है कि वो जो मेजर कर रहा है, जिस तराजू से वो मेजरमेंट कर रहा है गेहूं, चावल, चीनी का, उसमें कुछ खोट है। इसका मतलब कि वो सही मेजरमेंट नहीं कर रहा है। और वहां उसका अनिल कपूर एक दिन के सीएम होते हैं, तो टाइप राइटर वाले से कहते हैं कि भैया इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप कर दो। तो कहने का मतलब है बेटा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर्स का। चलो वो तो राशन की दुकान थी, वो तो सरकारी दुकान थी। आप देखिए कि जब आप किसी हलवाई के यहाँ जाते हैं और कुछ मिठाई खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं, मिठाई खरीदते हैं, तो वो डब्बे के साथ आपको मिठाई तोलता है। जबकि वेट एंड मेजरमेंट एक्ट भी है, इसके लिए भी कुछ कानून है, इसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं। वहां पे मिठाई का डब्बे के साथ तोलना ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। आपको वही मिलना चाहिए जो आप जिसके लिए आप पे कर रहे हो, आप मिठाई के लिए पे कर रहे हो। ठीक है, अब डब्बा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, किसी ना किसी चीज में तो दोगे ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप उनसे कंप्लेन करोगे तो वो कहेंगे कि भैया हमने इसको 0 पे सेट कर रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिए वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा क्या क्या तरीके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के? सबसे पहला सेल्फ रेगुलेशन बाय एनलाइटेंड बिजनेस फर्म। बेटा देखो, बिजनेस फर्म खुद ही तमीज में रहे, खुद ही तरीके में रहे, ये भी एक अच्छा तरीका है। सेल्फ रेगुलेशन, खुद का रेगुलेशन करे, कोई बाहर से बताने मनाने नहीं आने वाला है। बिजनेस एसोसिएशंस हैव लेड डाउन कोड ऑफ कंडक्ट। बेटा जो बिजनेस एसोसिएशन है ना, अब आप पूछेंगे सर बिजनेस एसोसिएशन क्या होते हैं? आपने ये जरूर सुना होगा व्यापार मंडल। ठीक है, तो बेटा व्यापार मंडल जैसी चीजें जो एक पर्टिकुलर एरिया में व्यापार को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग भी बिजनेसेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करते हैं कि आपको अपने कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करना है। यहां तक कि जो टैक्सी लोग चलाते हैं, टैक्सी या टेम्पू आप लोग बोलते हैं, ठीक है, वो लोग भी एक व्यापार मंडल में ही चलते हैं। उनकी भी एक सर्विसेज की एक पूरा उनका गिरोह रहता है। अगर किसी के साथ कुछ दिक्कत होती है तो वो लोग भी सरकार से डिमांड करते हैं, है ना। आगे देखिए, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रमोट्स कंज्यूमरिज्म। बेटा देखो, कंज्यूमर अवेयरनेस अगर बढ़ेगी तो कंज्यूमर का दबदबा बढ़ेगा और बिजनेसमैन का दबदबा घटेगा। कहने का मतलब है कंज्यूमर सर्वोपरि है। यार मैं पैसा दे रहा हूं, हम पैसा दे रहे हैं ना, तो हमें अपनी मर्जी से सामान खरीदने की पूरी छूट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है कि क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको कंज्यूमरिज्म को बढ़ाना है। ठीक है, मतलब ग्राहकवाद आप कह सकते हैं, ग्राहकवाद। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंज्यूमर। बेटा कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, अभी मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। कुछ एनजीओ भी ऐसे काम करती हैं जो कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा करती हैं। आगे देखिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड नेसेसरी फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। और गवर्नमेंट ने एक्ट बना के, कानून बना के नेसेसरी फ्रेमवर्क भी बनाए हुए हैं कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट आपके सामने है कि आपको किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन अचीव करना है, किस तरीके से आपका कंज्यूमर जो है प्रोटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। अगला है बेटा वेज एंड मींस। वही चीजें हैं, वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भाई गवर्नमेंट कर देगी। शॉर्ट में यहां पे है बच्चों, गवर्नमेंट कर देगी, है ना। सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए बिजनेस को। आगे देखिए, बिजनेस एसोसिएशन, मैंने बताया व्यापार मंडल वगैरह इस काम को करेंगे। कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ानी है। एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बोले तो एनजीओ वगैरह भी ये सारे काम करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफेक्टिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा किसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन संस्था को या किसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को कब इफेक्टिव माना जाएगा, उसको इफेक्टिव कब कहा जाएगा? देखो, सबसे पहले एडुकेट कंज्यूमर लॉ,
एडिकेट कंज्यूमर लॉ। ठीक है भाई, सबसे पहले तो कंज्यूमर लॉ होना चाहिए, है सर हमारे देश में कंज्यूमर लॉ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, और क्योंकि बहुत पुराना हो गया था, 1986 था, बहुत पुराना हो गया था, 34-35 साल पुराना हो गया था, तो हमने फिर क्या ले आए, हम फिर 2019 भी ले आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो चलो है, आगे देखिए, मतलब लॉ होने से इफेक्टिव हो जाएगा, इतनी सी बात है। इफेक्टिव लॉ इंप्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट, सिर्फ लॉ बना देने से ही सारा काम नहीं हो जाएगा, लॉ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लॉ को इन्फोर्स करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट मतलब होता है लागू करना पड़ेगा। आगे देखिए, अवेयर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को भी अवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। धीरे धीरे देखिए क्लास आगे बढ़ रही है तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, जैसे जागो ग्राहक जागो, और ये जितने भी कैंपेन्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। एसेस टू रीड्रेस मैकेनिज्म, बेटा देखो रीड्रेसल मतलब अपनी कंप्लेंट कहां दर्ज कराएं, ये कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक बात बता देता हूं, अभी आप जब कॉल मिलाते होंगे, कोविड का समय चल रहा होगा, तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज पीछे से आती होगी और बोलते होंगे कि भैया कोविड का टीका अगर नहीं लगाया है तो लगवा लें, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये सब कैंपेन हमारी गवर्नमेंट चलाती रहती है, ठीक है, ताकि हमारे कंज्यूमर अवेयर होते रहे। ठीक है, पब्लिक हमारी अवेयर होती रही, तो भैया कैंपेन वगैरह चलाते रहो। इफेक्टिव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा कर रही है, वो भी बेहतरीन तरीके से काम करें, तभी कुछ हो सकता है। आगे देखिए, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, बेटा बिजनेस को भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबल होकर अपना बिजनेस चलाना चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स विच इंश्योर्स इफेक्टिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आगे देखते हैं भाई, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अलावा, ठीक है, कुछ और कानून मैंने यहां पे लेके आया हूं आपके लिए, जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं, आम जनता को प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहां पे आता है 1986, है ना। क्या क्या चीजें यहां पे कवर होती है, जरा ये एक बार देख लेते हैं। डेफिशिएंट सर्विसेज, अगर सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी आ गई है ना, वो हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेटा ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ गलत हरकतों में आप इन्वॉल्व हैं, आपका बिजनेस जो है कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व है, इलीगल चीजों में इन्वॉल्व है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, बेटा हर जगह कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी यहां पे ही आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आती हैं। ठीक है, आगे देखिए, courts have been established under this law to provide the benefit of the consumers by protecting the rights। ठीक है, यहां पे बेटा कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया ताकि कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट फोरम है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी है। ठीक है, नेशनल कमीशन स्टेट लेवल पे है, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत 1986, जिसके तहत आप अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1992। बेटा कॉन्ट्रैक्ट, जब आप किसी से कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इन्फोर्स हो जाता है, अपने आप लागू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1992। और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1992 जो है वो क्या बताता है कि भैया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में जो समझौता हो रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, कौन कौन एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, कौन कौन कर सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो मेजर ना हो जाए, या तो वो 18 साल से ऊपर हो जाए, या तो उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करें। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी होती हैं, किस तरीके से एग्रीमेंट करना होता है, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एग्रीमेंट के, ये सारी चीजें। द सेल ऑफ गुड एक्ट, बेटा सामान खरीदना बेचने के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेल ऑफ गुड एक्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के बारे में लिखा हुआ है। बेटा एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है ना, वैसे तो हमारे लिए एसेंशियल चीजें क्या है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन मैं कमोडिटी की बात करूं तो गेहूं चावल दाल नमक चीनी प्याज, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं। अब पनीर इज नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी, पिज्जा इज नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी। बेटा गेहूं चावल मिल जाए तो एक गरीब आदमी का घर चल जाता है, खा पी के वो अपना काम चला लेता है, उसको पिज्जा नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज कैसे कैसे होगी, एसेंशियल कमोडिटीज का प्रोडक्शन कैसे होगा, गेहूं चावल चीनी का प्रोडक्शन कैसे होगा, सप्लाई कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो यहां पे लिखा हुआ है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये सारे क्या है, एक्ट है, कानून है। आगे देखिए, कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी टू इंक्रीज प्राइसेस, आप ऐसे ही गेहूं चावल चीनी प्याज इन सब चीजों के रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल तो होता ही है। कंट्रोल ओवर द अनसोशल एक्टिविटीज लाइक प्रॉफिटियरिंग होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, बेटा एसेंशियल कमोडिटीज की प्रॉफिटियरिंग तो बहुत ज्यादा मना है, क्योंकि यह माना जाता है कि भाई इंडिया में सभी लोगों को कुछ ना मिले तो कम से कम एसेंशियल कमोडिटी तो प्राप्त हो ही हो। ठीक है, होर्डिंग, गलत तरीके से उसका एडवर्टीजमेंट ना करें, एंड आपको ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं करनी है, मिलावट और ये सारी चीजें भी नहीं करनी है।
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है उसकी क्वालिटी पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। जैसे चावल है तो चावल के अलग अलग आते हैं ना तरीके, बासमती चावल और पुराना चावल, नया चावल, गोल्डन सेला जो आप शादियों में खाते हैं, ठीक है। तो भाई चावल वावल के अलग अलग तरीके के ग्रेड होते हैं। तो ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग कहां होती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 में होती है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अगर आपके खाने में कोई मिलावट है, जैसे मिल्क में मिलावट है, पानी की या किसी और खराब चीज की मिलावट हो रही है, जैसे दिवाली में या होली में जो मिठाइयां जो बिकती हैं दुकानों पे या जो नमकीनें बिकती हैं, तो वो अगर आपको कहीं अडल्ट्रेटेड पाई जाती हैं, अगर आपको लगता है कि वो मिलावटी हैं, तो आप इस एक्ट के तहत अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। कहां? द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। आगे देखते हैं द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि वेट्स एंड मेजर्स एक्ट भी होता है जो कि 1976 में आया था, जहां पे किस चीज का कितना वेट होना चाहिए, कैसे वेट को मेजर करना है, जो मेजरमेंट है वो क्या है। जैसे भाई डिस्टेंस की मेजरमेंट कैसे है? किलोमीटर या मीटर में है ना। और वजन कैसे, वेट कैसे आता है? केजी या लीटर में आता है, ठीक है। लिक्विड का लीटर में और सॉलिड का केजी में, ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर बेटा आता है ट्रेडमार्क एक्ट। जैसे आपका ट्रेडमार्क है, जैसे एलजी का ट्रेडमार्क है ना, जैसे आप देखिए अड्डा का ट्रेडमार्क है, ठीक है। ये ट्रेडमार्क क्या होता है भाई? जहां से आपके ब्रांड को सिंबल मिलता है, ठीक है। कंपटीशन एक्ट बेटा कंपटीशन को रेगुलराइज करता है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और पब्लिक के लिए मुसीबत होती जा रही है। जैसे बेटा जियो, ठीक है, तो जियो ने आके बिल्कुल से टेलीकॉम इंडस्ट्री में तबाही मचा दी और जियो ने आके बिल्कुल कंपटीशन को एकदम धड़ाम कर दिया, बिल्कुल एकदम धाराशाही कर दिया, ठीक है। आगे देखिए द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट। बेटा अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं, आपको बताइए BIS स्टैंडर्ड, BIS हॉलमार्क, ठीक है, एगमार्क, और आपका ITC का होता है, और आपका फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का होता है FSSAI, ठीक है। ये सब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो प्रोडक्ट के पीछे लिखे होते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदें उसके पीछे आप स्टैंडर्ड्स देख लें, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो नॉर्मल खाने पीने का सामान ही क्यों ना हो, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी ऐसा भी कुछ होता है तो भी आप उसमें वो मार्क देख लें, और अगर नहीं है खाने पीने का आइटम है तो भी आप उसमें मार्क अपना देख लें। आगे देखते हैं कंज्यूमर कौन होता है भाई? कंज्यूमर कौन होता है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कंज्यूमर वो होता है जो किसी चीज को कंज्यूम करता है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन किसी और ने खरीदा था लेकिन इसको यूज कर रहा हूं मैं, तो बेटा जब मैं यूज कर रहा हूं ना तो मैं हुआ कंज्यूमर और जो खरीदने वाला था वो हुआ कस्टमर, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये पेन खरीदा, इसमें रिफिल डाली, ठीक है, इस पेन में थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग की, ठीक है, बढ़िया एकदम डिजाइनदार बना दिया और इसको आगे बेच दिया, इस पेन को मैंने रीसेल कर दिया, तो बेटा मैं कंज्यूमर नहीं हुआ, तो मैं बिजनेसमैन हो गया। और कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कंज्यूमर्स का ध्यान देती है, बिजनेसमैन की नहीं देती है। मतलब हर वो इंसान जो रीसेलिंग ना करे वो कंज्यूमर है। देखिए भाई देख लेते हैं कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन इस एक्ट में लिखी हुई है। अ कंज्यूमर is generally understood as a person who uses or consumes good or avails of any service। बेटा कोई भी सर्विस अवेल करे, ठीक है, किसी भी गुड को कंज्यूम करे, वो होता है हमारा कंज्यूमर। अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, ऐसा कोई भी बंदा जो कमर्शियल पर्पस के लिए उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है और रीसेल विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी अ कंज्यूमर। बेटा अगर वो रीसेल कर दे रहा है, जैसे मैंने इस पेन को खरीदा और आगे रीसेल कर दिया, तो मैं कंज्यूमर नहीं हुआ, तो मैं बिजनेसमैन हो गया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कंज्यूमर को ही फायदा उठाती, मतलब कंज्यूमर ही उसका फायदा उठा सकते हैं, बिजनेसमैन के लिए वो नहीं बना हुआ है। ये एक क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर में देखा भी था, इसीलिए मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, कि बिजनेसमैन को उसका फायदा नहीं मिलता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। बेटा यहां पे बताया जा रहा है कि कौन कौन लोग कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट को फाइल कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर का एसोसिएशन, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कंप्लेंट समझ रहे हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती है। और भाई किसी ऐसे कंज्यूमर का जो जिसका आप देहांत हो गया हो, जो आप भगवान को प्यारा हो चुका हो, इस दुनिया को छोड़ चुका हो, उसका लीगल हायर मतलब बेटा या बेटी या उसका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसकी पत्नी हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, वो लोग भी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के बिहाफ पे अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। रिपीट कर दे रहा हूं, कंज्यूमर, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एनजीओ या कोई भी उसका लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। आगे देखिए क्या क्या कंज्यूमर के राइट्स हैं, ये पढ़ना है भाई। कंज्यूमर के राइट्स को यहां पे पूछा जा रहा है और इसमें बच्चों को 2-3 राइट्स में कंफ्यूजन होती है। आज सारी कंफ्यूजन यहीं बैठे बैठे क्लियर हो जाएगी। नीचे से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। राइट टू सेफ्टी, हर कंज्यूमर का यह अधिकार है कि वो भैया सेफ रहे, ठीक है। ऐसे हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उसको पूरी दे दी जाए जो अनसेफ है,
ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक बार अपने बाइक के लिए बैटरी ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ठीक है। तो उसमें स्टैटरी वार्निंग लिखी हुई थी कि बैटरी कंटेन्स एसिड, हेंस इट इज नॉट रिटर्नेबल। बैटरी एक बार आ जाएगी, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। परंतु वो बैटरी फिर एक बार मतलब वो बैटरी अलग कंपनी की सप्लायर ने डिलीवर कर दी थी, तो वो रिटर्न नहीं हो पाई। फिर मेरे को कंप्लेंट वगैरह करनी पड़ी थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंप्लेंट नहीं की थी, मैंने अमेजन में कंप्लेंट की थी, ठीक है, क्योंकि मेरा फिर रिटर्न आ गया था, ठीक है। तो बेटा राइट टू सेफ्टी, अगर ऐसा कोई भी सामान है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। ये बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे कि बेटा सिगरेट के पैक पे लिखा होता है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, मतलब पीने वाले को कम से कम हम ये तो बता ही दे, मना तो कर नहीं पाएंगे, पीने वाला तो सिगरेट पिएगा। हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को स्टैट्यूटरी वार्निंग लिख देनी है कि भैया आपके स्वास्थ्य के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, सिगरेट या धूम्रपान अच्छा नहीं है, टोबैको अच्छा नहीं है, तो टोबैको कॉजेस कैंसर, है ना। और हिंदी में भी लिखा होता है। आगे देखिए, राइट टू चूज, बेटा कंज्यूमर के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में से चूज कर पाए। कोई उसको मना नहीं कर सकता है, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता है। जहां जो सामान उसको खरीदना होगा वो खरीदने के छूट, वो उसको खरीदने की पूरी पूरी छूट है। आखिरकार वो स्वतंत्र भारत में रह रहा है, तो भाई उसको स्वतंत्रता है कि वो किसी भी सामान को खरीद सकता है। राइट टू बी हर्ड, ठीक है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, अगर हमारे कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो कहां जाएगा, कौन उसको सुनेगा। राइट टू बी हर्ड, आपको कौन सुनेगा बेटा, आपको सुनेंगे कंज्यूमर कोर्ट्स, ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बेटा हर तरीके की जानकारी कंज्यूमर को दी जाए, ठीक है। आप देखिए, जब आप 5 रुपए का अगर टकाटक या टेढ़े मेढ़े या कुरकुरे भी खरीदते हैं तो उसके पीछे भी कितनी जानकारी दी होती है, ठीक है। उसके आपने पलट के देखा होगा या ना देखा तो पलट के एक बार देखिएगा। उसकी एमआरपी, उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, प्लस उसके साथ उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, और वो आपकी बॉडी में कितना फैट दे रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, वो सब भी लिखा होता है। आप मैगी के पीछे देखेंगे तो मैगी बनाने के इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं, है ना। फर्स्ट टेक अ पैन, देन वेट फॉर 2 मिनट, ये सब भी दिया होता है। तो बेटा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सारी जानकारी हमारे कंज्यूमर को दी जाए। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, बेटा देखो हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए, ठीक है। ऐसा ना किया जाए कि भैया हमको प्रोडक्ट तो बेच रहे हो लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। राइट टू रीड्रेस, बेटा ये बना हुआ है कानून, है ना। कानून की देवी खड़ी होती ना भाई, कानून की देवी के आंख पे पट्टी बंदी होती है, मतलब उनको कुछ नजर नहीं आता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमारा कानून है, ठीक है। राइट टू रीड्रेस, राइट टू रीड्रेस का मतलब यह है बच्चों कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो आपको क्या मिलेगा, आपको कंपनसेशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको कंपनसेशन मिलेगा। बच्चे कहते हैं सर राइट टू रीड्रेस और हमको राइट टू बी हर्ड लगभग सेम लगता है। नहीं बेटा, राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि आपकी सुनवाई हो, आपको कोई ना कोई तो सुने, आप अपनी शिकायत को दर्ज करा पाए। लेकिन राइट टू रीड्रेस का मतलब है कंपनसेशन, मतलब अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो आपको पैसे से भी कंपनसेट किया जाए, आपको कंपनसेशन मिले। आगे देखिए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हमारे कंज्यूमर तक एजुकेशन पहुंचती रहे। कौन पहुंचाएगा, सरकार पहुंचाएगी, कंज्यूमर एसोसिएशन पहुंचाएंगी। एंड राइट टू बेसिक नीड, बेटा बेसिक नीड्स का भी राइट आपको है, कोई आपको बेसिक नीड्स के लिए मना नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने एक बार कहीं सुना था कि एक बार क्या हुआ था कि कोई लेडीज थी और उनको किसी रेस्टोरेंट में वो वहां पे खाना खाने नहीं गई थी, बट उनको वॉशरूम यूज करना था, ठीक है, अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना था। और किसी रेस्टोरेंट वाले ने उनको वॉशरूम यूज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैम ये हमारे कस्टमर्स के लिए ही ओपन है। तो एक मेरे ख्याल से एक ऐसा लॉ भी आया था जहां पे कोई भी रेस्टोरेंट वाला, कोई भी ढाबे वाला ऐसा मना नहीं कर सकता है, जो उनके यहाँ वॉशरूम्स हैं उनको पब्लिक वॉशरूम्स माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी हाईवे वगैरह पे है तो आपको यूज करने देना है। कहने का मतलब है कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं, राइट टू बेसिक नीड। पानी के लिए आप मना नहीं कर सकते हो कि आपको भाई पानी वैसे भी आपका नहीं है, देश का है ना भाई, हमको प्रकृति ने दिया है, तो पानी खाने पे आप किसी को मना मत करो। तो ये सारी चीजें भी आती है, बेसिक नीड का आपको राइट है। आगे देखिए भाई, कंज्यूमर के साथ चलो अभी तो ये होता है कि गलत होना, मान लीजिए गलत हो गया, ठीक है, कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, तो किस प्रकार से कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ मिलेंगे। टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस, बेटा कंज्यूमर के गुड में जो डेफिशिएंसी है, जो डिफेक्ट है, उसको हटा दिया जाए, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैंने कार खरीदा, कार में एयर बैग लगा हुआ था, एयर बैग खराब था, ठीक है, तो भैया या कार की एसी खराब थी, तो मैं जब ले जाऊंगा तो मुझे ये हो कि मेरे कार से एयर बैग, डेफिशिएंट एयर बैग रिमूव कर दिया जाए और नया और अच्छा एयर बैग लगा दिया जाए।
टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन। ठीक है बेटा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को मार्केट से वापस मंगा ले बिजनेस तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने अभी कहीं न्यूज सुनी थी कि जो आपका रियलमी, रेडमी या रियलमी ऐसी कोई कंपनी थी फोन बनाने वाली, उसने अपने बहुत सारे फोन्स को मार्केट से वापस मंगा लिया क्योंकि उनको पता लगा कि उसमें कॉलिंग की कोई टेक्निकल इशू आ रही है। तो जितने भी फोन उस बैच के थे वो उन्होंने मार्केट से वापस मंगा लिए। कहने का मतलब है आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपका रिप्लेस हो जाए नए और अच्छे प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये भी आपको रिलीफ मिल जाएगा अगर आपको कोर्ट सही आपके हक में अगर फैसला सुनाती है। ठीक है, आगे देखिए, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट। बेटा अगर मैंने किसी सामान को खरीदा है और मैंने उसका प्राइस पे किया और वो सामान सही नहीं है मेरे लिए, तो मुझे रिफंड चाहिए। क्या चाहिए? मुझे रिफंड चाहिए। रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। बेटा मैंने मान लीजिए किसी ने कोई सामान खरीदा और उसका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया उस सामान को खरीदने के बाद, तो बेटा 1 लाख रुपए तो आपको मिलना ही चाहिए। प्लस आपको अगर कोई इंजरी हुई है, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस। बेटा अगर और अदर कोई डैमेज भी हुए हैं तो भी वो हमारे बिजनेसमैन को देना पड़ेगा अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। अगर आप वो अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कोई बिजनेसमैन अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस लंबे समय से करता आ रहा था, तो गवर्नमेंट का ये काम है भाई, गवर्नमेंट का, कंज्यूमर कोर्ट का ये काम है कि वो उस अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करवाएंगी ताकि हमारे आगे किसी कंज्यूमर को कोई नुकसान ना हो। आगे देखिए, नॉट टू ऑफर्ड हजार्डेड गुड्स फॉर सेल। ऐसा कोई भी गुड जो खतरनाक है, जो खतरे से भरा हुआ है, उसको ना बेचे। ठीक है, अगर आपको पता लग रहा है कि वो खतरनाक है, खतरे से भरा हुआ है, तो उसको वापस मंगा ले मार्केट से। ठीक, उसके बाद हजार्डियस गुड्स को सीज भी करवाया जा सकता है। अगर कोई गुड खतरनाक है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उसको सील करवा देती है गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए, है ना, अगर जो है आपको कभी कभी कोर्ट ऐसा भी ऑर्डर देती है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लॉस हुआ है डिफेक्टिव गुड्स का, उसका 5% वैल्यू आपको देना है। ठीक है, कहां देना है? किसी भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अकाउंट में आपको जमा कराना है जो भी डिफेक्टिव गुड्स का वैल्यू था उसका 5%। मान लो गाड़ी 10 लाख रुपए की थी, ठीक है, तो बच्चों 10 लाख का भाई 10% कितना हो गया? 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, और 5% हो गया 50,000। तो आपको 50,000 रुपए वहां पे जमा करवाने पड़ेंगे। टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट। अगर कोई एडवर्टीजमेंट गलत आपने निकाला और उससे जनता की भावनाओं को आहत पहुंची, तो आपको उस एडवर्टीजमेंट को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टू पे एडिकेट कॉजेज टू द एप्रोप्रिएट पार्टी। और अगर भैया कुछ और आपने नुकसान कर बैठे हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा। एडिकेट कॉस्ट एप्रोप्रिएट पार्टी को देनी पड़ेगी। तो ये सारे रिलीफ्स हैं जो एक कंज्यूमर को मिल जाते हैं। किसको मिल जाते हैं भाई? कंज्यूमर को मिल जाते हैं ये सारे रिलीफ्स। ठीक है, आगे देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। बेटा एक कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? टू बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा आपको जो मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं उसके बारे में आप अवेयर रहें। सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदें जिनके ऊपर स्टैंडर्ड लगे हुए हैं, सिर्फ ऐसे गुड खरीदें। बी अवेयर अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। आप जो सामान खरीद रहे हैं उसके साथ अगर कोई रिस्क एसोसिएटेड है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रीड द लेबल्स केयरफुली। बेटा लेबल वगैरह अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, जो लेबल उसमें दिए रहते हैं ना, अगर कोई शर्ट खरीदी आपने उसके पीछे लेबल पड़ा हुआ है तो उसको अच्छे से पढ़ लें, क्या साइज है, क्या प्राइस है। ठीक है, असर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। और अपने आप को भरोसा दिलवाएं कि भैया आपने फेयर डील प्राप्त की है, कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं हुई है। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। बेटा अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहें, अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहें। आप किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार, कोई गलत हरकत ना करें। हमेशा कैश मेमो खरीदें, कैश मेमो लें। आपने कोई सामान खरीदा है तो उसका पक्का बिल, पक्की रसीद लें। उसके बाद फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है तो कंज्यूमर फोरम तक अवश्य जाएं। उस कंपनी के खिलाफ डरे नहीं, उस कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज को फॉर्म करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें? एजुकेशन, भाई कंज्यूमर की एजुकेशन जो है वो पहुंचाएं। कंज्यूमर अवेयरनेस की जो एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचाएं, गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचाएं। शो कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। और बेटा एनवायरनमेंट के साथ भी आपका कंसर्न होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, भाई कंज्यूमर्स खुद अगर झोला लेके नहीं निकलेंगे तो ये बिजनेसमैन पॉलिथीन देना क्यों नहीं बंद करेंगे? ठीक है, क्यों बंद करेंगे? आप अगर घर से झोला लेके निकलेंगे, आप अगर घर से कोई जूट का बैग या स्कूल वाला जो हम लोग बैग लेके टहलते हैं, अगर वो लेके निकलेंगे तो आप अपनी सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह उसी में ला पाएंगे। और पॉलिथीन बैग
बैग धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। तो लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं, लोग पॉलिथीन बैग के सहारे ही घर से निकल जाते हैं कि भैया सामान तो हमको पॉलिथीन वाले बैग में मिलना ही है, तो क्या करेंगे, झोला ले जाके। ठीक है बेटा, ये कुछ कैंपेन्स के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो यही है कैंपेन्स के बारे में। बेटा कैंपेन्स चले थे, जागो ग्राहक जागो, नेशनल, डीडी नेशनल जैसे डीडी नेशनल वगैरह जो चैनल है, जो गवर्नमेंट के चैनल है, वहां पे बहुत जोर शोर से ये कैंपेन चलते थे, जागो ग्राहक जागो। एक चीज यहां पे और एडेड है मेरी तरफ से भाई, आपका पल्स पोलियो अभियान। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर थे और काफी ज्यादा टीवी पे आके डीडी नेशनल वगैरह लगा होता था हम लोगों के यहाँ, तो वहां पे जागो ग्राहक जागो और 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान के बारे में भी काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता रहता था। जागो ग्राहक जागो मतलब लेट द बायर बीवेयर, मतलब कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयर रहना। ठीक है भाई, तो इसके बारे में बात हो रही थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, क्या रोल होता है एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का या एनजीओ का कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने को लेके। सबसे पहले बेटा जनरल पब्लिक को एजुकेट करते रहो, कंज्यूमर्स को एजुकेट करते रहो। ठीक है, उसके बाद जनरल पब्लिक को एजुकेट करेंगे उनके राइट्स के बारे में, कंज्यूमर्स को एजुकेट करेंगे पब्लिकेशंस के द्वारा, कोई मैगजीन निकाल रहे हैं, कोई पब्लिकेशन निकाल रहे हैं, पेपर में कोई आर्टिकल छप रहा है। उसके बाद भैया कंज्यूमर के प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते रहो, टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट करते रहो, कहीं कुछ गलत तो नहीं बिक रहा है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट वेयर एवर नेसेसरी। बेटा कंज्यूमर्स को इंकरेज भी करना है कि वो जाके प्रोटेस्ट करें, जाके आंदोलन करें, अनशन करें अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो। लेकिन कंज्यूमर क्या करते हैं भाई, हम लोग डर जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमको दबा ले जाती हैं, हमारे देश के कंज्यूमर्स को दबा ले जाती हैं। कहीं ना कहीं भाई ये गलती जुडिशरी सिस्टम की भी है, लेकिन फिर भी आपका फर्ज ये बनता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप उसकी शिकायत को दर्ज कराएं, क्योंकि अपराध सहना ज्यादा बड़ा अपराध है अपराध करने वाले से। ठीक है, फाइलिंग कंप्लेंट्स इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। बेटा कंज्यूमर कोर्ट जाएं कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, ये बड़ी बड़ी एनजीओस मदद कर सकती हैं आपकी। ठीक है, तो ये इनका रोल है। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, बेटा लीगल असिस्टेंस कई बार गरीब लोगों को या थोड़े अनएजुकेटेड लोगों को लीगल असिस्टेंस के बारे में नहीं पता होता है। देखिए हम और आप तो पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, लेकिन अगर कोई गरीब है उसको अगर जरूरत है तो बेटा ये एनजीओ काम क्या करती है, लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है किसी भी कंज्यूमर को जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना हो, जो थोड़ा बहुत अनएजुकेटेड हो। बीइंग प्रोएक्टिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स, और बेटा जैसे ही किसी के साथ कुछ गलत हो तो प्रोएक्टिव रहें, तुरंत जाएं और ये एनजीओ जाके भैया अपना केस दर्ज कराएं। तो बेटा ये उनके थे, ये उनके रोल से। नेम ऑफ अ फ्यू कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, बेटा कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के नाम आपके लिए लेके आया हूं जो हमारे देश में इफेक्टिवली वर्क करती हैं। नाम मैं पढ़ दे रहा हूं, सिर्फ आपको ये नाम एक बार पढ़ लेना है, ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट एक बार मैंने सोचा कि मैं आपको ये सारी चीजें एक बार बता देता हूं। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस, ये काफी ज्यादा फेमस है वॉइस। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर्स एसोसिएशन कोलकाता, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कर्ट्स जयपुर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC अहमदाबाद एंड कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई। तो बेटा ये कुछ एनजीओ के नाम थे, आप सिर्फ नाम देख लें एक बार। ठीक है, जो ये दो तीन जो फुल फॉर्म है आप एक बार फुल फॉर्म पढ़ के भी जा सकते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे रिलेवेंसी नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, अगला क्या है, अगला हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा आज का, जो कि है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो आप एक बार इसको रीड कर लें, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन को, डिस्ट्रिक्ट फोरम को आप रीड कर लें। हाँ बेटा, देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसमें से एक होता है प्रेसिडेंट और 2 होते हैं अदर मेंबर। और जो 2 अदर मेंबर होते हैं उसमें से एक महिला का होना, एक लेडीज का होना या वुमेन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, कंपोजिशन समझ में आ गया, आगे बताइए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में ये 1986 के रूल के हिसाब से बता रहा हूं बेटा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपका अमाउंट 0 से 20 लाख रुपए के बीच में है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकते हैं। अगर आपके गुड्स और सर्विसेज की डेफिशिएंसी का अमाउंट, कंप्लेंट का अमाउंट अगर 0 से 20 लाख रुपए के बीच में है तो आप कहां जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकते हैं। ठीक है, और बेटा अगर
आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से नाखुश हैं तो आप 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन भी जा सकते हैं। ये देखिए, है ना, इन केस द अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन द 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम। बेटा 30 दिन के अंदर अंदर, फैसला आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेट कमीशन जाके अपनी शिकायत को दोबारा दर्ज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करती है, बेटा सैंपल वगैरह ले लेती है, टेस्ट वगैरह भी ऑर्डर कर सकती है, टेस्ट के रिपोर्ट पे आकलन करेगी कि भैया क्या गलत है और क्या सही। फिर देखते हैं स्टेट कमीशन के बारे में। बच्चों ये आपके सामने स्टेट कमीशन है। स्टेट कमीशन का काम क्या होता है बेटा, प्रेसिडेंट, सबसे पहले कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। एक होते हैं बेटा प्रेसिडेंट, है ना, 2 होते हैं अदर मेंबर, और यहां पे भी एक मेंबर का वुमेन होना बहुत जरूरी है। कौन अपॉइंट करता है इनको? अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपका अमाउंट 20 लाख रुपए से लेकर, अगर आपका अमाउंट 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच है तो आपको कहां जाना है? तो आपको स्टेट कमीशन जाना है। जो लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में खुश नहीं होते हैं उनके फैसले से तो वो स्टेट कमीशन भी जा सकते हैं, और अगर जो लोग स्टेट कमीशन के फैसले से नहीं खुश हैं तो वो कहां जा सकते हैं? तो वो नेशनल कमीशन जा सकते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। वो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन भी जा सकते हैं अपने शिकायत को दर्ज कराने। आगे देखते हैं नेशनल कमीशन क्या कहता है। ठीक है बेटा, नेशनल कमीशन में कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सबसे पहली बात तो ये है, उसमें प्रेसिडेंट होते हैं और 4 होते हैं अदर मेंबर। अदर मेंबर क्या करते हैं? अदर मेंबर में एक मेंबर जो है उसका महिला होना बहुत जरूरी है। ये हो गया कॉम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा, कौन लोग जा सकते हैं? जिनके अमाउंट का वैल्यू 1 करोड़ रुपए है ना, या उससे भी ज्यादा हो, वो लोग जा सकते हैं। और बेटा नेशनल कमीशन का काम भी क्या होता है भाई? लेबोरेटरी में एंड पहले सुनवाई करती है, फिर अगर कोई किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जरूरत है तो वो नेशनल कमीशन टेस्टिंग वगैरह भी करती है। बेटा स्टेट कमीशन वाले लोग भी नेशनल कमीशन के दरवाजे पे जा सकते हैं अगर उनको न्याय प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन नेशनल कमीशन से आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन अंत है, उसके आगे कहीं नहीं जा सकते हैं आप। नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर हुआ वो फुल एंड फाइनल ऑर्डर होगा। और बेटा नेशनल कमीशन वाले लोग, ठीक है, नेशनल कमीशन वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं अगर एग्रीव्ड पार्टी सेटिस्फाई नहीं है। तो बेटा सब तब जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जब आपका अमाउंट उस काबिल हो। अगर आप 20 लाख रुपए का अमाउंट लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपके 20-30 लाख रुपए के छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करती है, बहस नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट इज मेंट फॉर भाई बिग इश्यूज ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हो गया नेशनल कमीशन। और बेटा लास्ट में जो बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ना है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा दोनों आपके सामने लेके आ गया हूं, दोनों आपके सामने लेके आ गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट कम है वो भी बता दूंगा। ये डिफरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो 1986 में कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं हुआ करता था। ठीक है, यहां पे कोई रेगुलेटर नहीं था, लेकिन 2019 में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई जिसका नाम रखा है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ठीक है, अब देखो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 में कंप्लेंट वहीं फाइल की जा सकती थी जहां पे सेलर का ऑफिस लोकेटेड हो। ठीक है, लेकिन 2019 में आप देश के किसी कोने में भी अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। यहां पे देखिए, यहां पे कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। बेटा कंज्यूमर जो है पहले सिविल कोर्ट जाएगा, लेकिन यहां पे कंज्यूमर जो डायरेक्टली है वो कहां चला जाएगा? वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट, यहां पे अमाउंट जो है वो अप टू 20 लाख है, 20 लाख से 1 करोड़ है और 1 करोड़ से ज्यादा है। भाई डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो अप टू 20 लाख, स्टेट में जाना है तो 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल में जाना है तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। बल्कि यहां की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल में 10 करोड़ से ज्यादा। तो बेटा यहां पे अमाउंट चेंज हो गया, यहां पे अमाउंट अपडेट हो गया, क्योंकि पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है। अब अगर जो समोसा आज से 10 साल 20 साल पहले 1 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए का मिलता था, आज तो 15 रुपए का मिल रहा है। तो बेटा 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़। ठीक है, ये हो गया 1986 का। और अगर 2019 की बात करें तो अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट फोरम, 1 करोड़ से 10 करोड़ स्टेट कमीशन और बेटा 10 करोड़ तक नेशनल कमीशन की बात हो रही है। और देखें ई कॉमर्स, बेटा 1986 में तो ई कॉमर्स नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। अमेजन, फ्लिपकार्ट होती भी थी तो ये कंपनियां इतनी बड़ी कंपनियां नहीं थी, तो बेटा तब ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब ई कॉमर्स के लिए प्रोविजन बना दिए गए हैं 2019 में। ठीक है, आगे देखिए मीडिएशन सेल। बेटा मीडिएशन सेल समझते हैं, जो लोग
बीच बचाव करके कंज्यूमर और कंपनीज के बीच में क्या कराते हैं, सुलह करवा देते हैं। तो यहां पे मीडिएशन सेल के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था 1986 में, लेकिन 2019 में मीडिएशन सेल भी बना दिया गया। और मीडिएशन सेल को कौन अपॉइंट करता है, बीच बचाव करने के लोगों को कौन अपॉइंट करता है, हमारी कंज्यूमर कोर्ट ही अपॉइंट कर देती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको पढ़ाया ना हो। जो बच्चे शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ लगे रहे होंगे उनको ये पता होगा कि सर ने सारी चीजें बता दी है, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो एनजीओ के नाम हो, एनजीओ के काम हो, दोनों के बीच में डिफरेंस हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के बारे में बता दिया, रिलीफ बता दी, रेमेडीज बता दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी। बेटा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में या कैंपेन्स के बारे में बता दिए। अलग अलग जो लॉज हैं उनके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें तो बता ही दी हैं। तो इस वन शॉट में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और 1986 पूरी तरीके से समझा दिया जाए। तो मैंने पूरी अपनी कोशिश की कि मैं आपको समझा दूं। ठीक है, वन शॉट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो डू ज्वाइन द क्लास, बिल्कुल सीयूटी के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, पेशेंस के साथ आपको बस लगे रहना है। आपको कुछ भी इधर उधर अब इस समय नहीं सोचना है, टीवी वगैरह फोन वगैरह से दूर रहे। फोन से तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरी क्लास देख रहे हैं तो फोन से ही देख रहे होंगे। बेटा फोन से दूर रहने का मतलब ये कि फोन में जो डिस्ट्रैक्टिव चीजें हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप, जैसे आपका इंस्टाग्राम, इनसे आप चीजें को दूर रहें। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप एक बार रील देखना शुरू करते हैं तो 1-1.5 घंटा कब बीत जाता है आपको खुद को वो पता नहीं लगता है, आपको एहसास नहीं होता है कि कितना टाइम आप इंस्टाग्राम वगैरह जैसी चीजों पे या यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह पे जो एजुकेशनल चीजें नहीं है आप उन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा समय और है, फिर एक बार कॉलेज चले जाओगे तो आपको पता ही है कॉलेज लाइफ के लोग सभी दीवाने होते हैं। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले जाओगे, है ना, जाते जाते आपका ओरिएंटेशन होगा, जाते जाते आपकी फ्रेशर्स पार्टी होगी, वहां पे जितना जी मर्जी एंजॉय कर लेना। बट अभी समय है पढ़ने का, ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए, वीडियोस देखिए, ठीक है ना, और बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, बिल्कुल लॉन्च होने के लिए रॉकेट की तरह। कहां जाना है आपको, बिल्कुल एक कॉलेज के गेट के अंदर जाके घुस जाना है, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।